हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ विद एमसीए फॉर गेटिंग सीएसआर फंडिंग। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे उस नई अमेंडमेंट के बारे में जो एमसीए लेके आया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंडिंग से रिलेटेड जो भी न्यू क्राइटेरिया है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली जो हमारा एमसीए है उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि अफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से। जैसे कि मेरा पहले एक वीडियो आया था नीति आयोग के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितने भी रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, चाहे उनको वो सोसाइटी फॉर्म में हो, ट्रस्ट फॉर्म में हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, अगर उनको गवर्नमेंट से फंडिंग लेनी है तो उनको जो है नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उनकी जो यूनिक आईडी होगी उनको जो भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस होंगी उनको फंडिंग लेने के लिए उसको जो यूनिक आईडी है वो शेयर करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाना चाह रहा है एमसीए। उसके थ्रू उन्होंने जो है 22 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी एनजीओ जिसको सीएसआर फंडिंग लेनी है उसको 1 अप्रैल 2021 से जो है एमसीए पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जो उसको जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको एक यूनिक नंबर मिलेगा, वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उनको जो है सीएसआर फंडिंग लेते टाइम जो है जो सीएसआर कंपनी जो भी कंपनी सीएसआर फंडिंग देगी उनको जो है उस नंबर को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो चलते हैं उन स्टेप्स के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। उसका मतलब जो है सेक्शन 135 के अंदर जो है कंपनीज एक्ट के अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रखा है कि कोई भी एक्टिविटीज जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑब्लिगेशन के अंदर सेक्शन 135 के अंदर जो है किसी कंपनी को सीएसआर फंडिंग के अंदर जो भी अपना फंड यूटिलाइज करना है उस बारे में डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर कवर होंगी और कौन सी कवर नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो है वो सेक्शन 135 क्या कह रहा है। Corporate social responsibility means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation laid down in Section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following, namely। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 135 के अंदर कहा गया है उन कंडीशंस के अलावा जो है ये एक्टिविटीज जो हैं अगर आपने इनको डोनेशन दी है तो उनको सीएसआर फंडिंग का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। सबसे पहले क्या एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, यानी कि कोई भी कंपनी अगर वो अपने नॉर्मल जो है वर्किंग के लिए किसी फंड को यूटिलाइज करती है तो उसको जो है सीएसआर फंडिंग का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। Provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical device in the normal course of business may undertake such research and development activity of new vaccine, drugs and medical device related to COVID-19 for the financial year 2020, 21, 21, 22, 22, 23 subject to the conditions that। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए कोई कंपनी है जो कि सीएसआर फंडिंग के क्राइटेरिया में आती है और वो मेडिसिन बनाने का काम करती है, तो उनका नॉर्मल काम तो यही हो गया कि उनको मेडिसिन बनानी है, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर वो कंपनीज जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई अपना मेडिसिन का ट्रायल करती है तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा उसको भी सीएसआर फंडिंग का कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और उनके लिए स्पेसिफाइड उन्होंने 3 इयर्स का क्राइटेरिया दे दिया कि 2020, 21, 22 और 22-23 के अंदर जो भी वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे इन एक्टिविटीज के लिए तो भी माना जाएगा कि उन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज के लिए फंडिंग की है। लेकिन उसके सब्जेक्ट टू वो कंडीशंस क्या रहेंगी कि वो एक्टिविटीज जो हैं वो such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institute organization mentioned in item 9 of schedule 7 of the act। यानी कि अगर कोई कंपनी मेडिसिन में डील करती है तो वो अगर अपनी मेडिसिन के ट्रायल में कोविड-19 से रिलेटेड कोई मेडिसिन बना रही है उस ट्रायल के अंदर अगर वो फंडिंग यूटिलाइज करती है तो उनको सीएसआर फंडिंग माना जाएगा। लेकिन वो एक्टिविटीज जो हैं उनको शेड्यूल 7 के अंदर जो
क्लॉज 9 के अंदर जो उन्होंने बता रखा है उन इंस्टीट्यूट का जो भी क्राइटेरिया है उसके साथ कोलैबोरेशन करके जो है उनको उन एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा है कि जो भी ये एक्टिविटीज होंगी उसकी जो डिस्क्लोजर्स होगा उनको, जो अब उनकी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेंगी तो उनको जो CSR वाले कॉलम है उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है अपनी रिपोर्ट्स के अंदर देनी पड़ेगी। उसके अलावा उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया बताया कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एंड पर्सनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एट नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। यानी कि अगर कोई कंपनी जो है इंडिया से बाहर अगर कोई खर्चा करती है तो वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन वो CSR फंडिंग का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो किसी ट्रेनिंग के पर्पज से इंडियन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो स्टेट और यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो उस लेवल उन एक्टिविटीज पे खर्चा करते हैं तो उसको CSR का जो है यूटिलाइजेशन माना जाएगा। तीसरा जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी CSR का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। Activities benefiting employees of the company as defined in clause K of the section 2 of the Codes of Wages 2019। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी कोई ऐसा बेनिफिट एम्प्लॉइज को देना चाह रहे हैं जो कि वेजेस एक्ट के अंदर जो है मेंशन किया गया है, तो भी इस तरह का कंट्रीब्यूशन जो CSR फंडिंग का पार्ट नहीं होगा। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डेराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट। अगर कोई भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि कंपनी का मार्केटिंग जो है प्रमोट होती है, मार्केटिंग बेनिफिट अगर कोई लेना चाहते हैं तो भी वो भी जो है CSR का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज activities carried out for the fulfillment of any other statutory obligation under any law force in India। यानी कि अगर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन अगर कोई कंपनी जो है करती, ऐसा उनके ऊपर कोई स्टैच्यूटरी बाइंडिंग है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, अगर उस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई वो फंड यूटिलाइज करती है तो भी वो CSR का जो है यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। As per this notification, from 1st April 2020-21 onwards, every entity covered under subsection sub-rule 1 or who intend to undertake any CSR activity shall register itself with the central government। यानी कि यहाँ पे उस NGO की बात की गई है कि अगर कोई NGO जो है वो CSR फंडिंग किसी से लेना चाह रहा है तो उनको जो है फॉर्म CSR 1 के अंदर जो है रजिस्ट्रार के साथ अपने आप को जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो फॉर्म CSR 1 के थ्रू होगा। और जब वो CSR 1 आपका अपलोड हो जाएगा MCA पोर्टल पे तो आपको जो है एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेटेड हो जाएगा जब आपका फॉर्म जो है वो MCA पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। और जब भी आप उस एक्टिविटीज को CSR फंडिंग लेने के लिए कहीं पे भी जाएगी तो आपको जो है उन कंपनीज के साथ जो अपना CSR रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो शेयर करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से NGO जो हैं वो फॉर्म CSR 1 फाइल करने के लिए जो है MCA पोर्टल पे जो है वो एलिजिबल है। सबसे पहला जो है a company established under section 8 of the act or a registered public trust or a registered society registered under section 12A and ATG of the Income Tax Act 1961 established by the company either singly or along with any other company। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 3 चीजों को कवर कर लिया। सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे वो अपना ट्रस्ट हो और चाहे सोसाइटी हो, लेकिन वो जो है सेक्शन 12 एंड ATG के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो कंपनी जो डोनेट करना चाह रही है वो हो सकता है कि उस खुद की कंपनी ने जो है इस तरीके का कोई जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना रखा हो, चाहे उसने सिंगली बना रखा हो, चाहे जो है उन्होंने 2-3 कंपनियों ने मिलके जो है उस तरीके का इंस्टीट्यूट बना रखा हो जिसने जो है हमें CSR फंडिंग देना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और ए रजिस्टर्ड ट्रस्ट और ए रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जिसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने के अंदर आता हो या चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर आता हो। तीसरा जो है कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट या ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जिसको जो है फॉर्मेट किया है एनी एंटिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन। और जो चौथा हमारा आता है वो हमारा नॉर्मल जो रूटीन के हमारे NGOs हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है D पॉइंट के अंदर। A company established under section 8 of the act or a registered public trust or a registered society registered with the
registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act 1961 and having a established track record of at least 3 years in undertaking similar activities। यानी कि वो बात कर रहे हैं नॉर्मल जो हमारे एनजीओज हैं, ऊपर 3 जो हैं वो एक स्पेसिफिक हो गए कि कंपनी ने खुद ने बनवा रखा हो या कोलैबोरेशन के अंदर बना रखा हो, या कोई एनजीओ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता हो, या फिर किसी पार्लियामेंट कोई एक एंटिटी जिसको जो है कि पावर दिया गया है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर। तो ये तो हो गया एक स्पेसिफिक। जो चौथा पॉइंट है इसमें हमारे मैक्सिमम एनजीओ जो कवर हैं होंगे, उसके अंदर वो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड एनजीओ हो सकता है, या पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है, या रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकता है। लेकिन इन सबके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि वो सेक्शन 12A एंड 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनका एटलीस्ट 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए इस तरीके की CSR एक्टिविटीज करने के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे ये एक तरीके से क्लैरिटी दी गई है कि सभी एनजीओ को इसके अंदर जो है वो रजिस्टर नहीं करना, लेकिन जो अभी तक CSR फंडिंग के लिए एलिजिबल होते आए हैं या जो पिछले 3 साल से वर्किंग कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रॉपर उनके पास ऑथेंटिकेशन है उन चीजों की, तो वो उन्हीं एनजीओ को जो है CSR पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें फॉर्म CSR 1 को फाइल करने के लिए। इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हमें एनजीओ का जो है वो चाहिएगा, पैन कार्ड चाहिएगा। उसके बाद जो है हमें एक मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर देना है एनजीओ का, जो कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे डिस्प्ले होंगी। एंड उसके बाद जो है गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स की डिटेल चाहिएगी, उनका एड्रेस चाहिएगा एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा उस एनजीओ का, एंड डिजिटल सिग्नेचर चाहिए ऑथराइज सिग्नेटरी का विद पेन नंबर। क्योंकि जब हम एमसीए पोर्टल्स के ऊपर जो कोई भी फॉर्म अपलोड करते हैं तो उसके अंदर जो है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही ऑथेंटिकेशन होती है, और वो उसके अंदर जो है अगर जो पर्सन उस फॉर्म को वेरीफाई करेगा उनके पास अपना डिपिन वगैरह है या डिन नंबर है तो वो वहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। अदरवाइज केस में जो है पेन नंबर को पंच करना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर अटैच होगा और आपका जो है वो फॉर्म अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक चीज का ये ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्टली जो है सिर्फ एक ही पर्सन के सिग्नेचर नहीं होंगे, इसमें जो आपको प्रोफेशनल की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो है आपका सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट के सिग्नेचर के थ्रू जो है आप इसको फॉर्म को जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस 2005@gmail.com के ऊपर जो है हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।